नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे दस्तावेजों और लेखों को देख रहे हैं जो हमें ठीक उस समय में ले जाते हैं जब पहला विश्व युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। जी। कोशिश ये समझने की है कि माहौल कैसे बना, मतलब वो कौन सी वजहें थीं, कौन से तनाव थे जिन्होंने दुनिया को उस बड़ी लड़ाई के मुहाने पर ला खड़ा किया। हाँ, ये सवाल बहुत अहम है कि दुनिया उस मोड़ तक पहुंची कैसे आखिर। बिल्कुल। तो इन दस्तावेजों को अगर देखें तो साफ लगता है कि 1914 से पहले का यूरोप वो असल में ताकत की नुमाइश, साम्राज्य फैलाने की होड़ और फौजी मुकाबले का एक बड़ा अखाड़ा बन गया था। हाँ, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस, ये सारी बड़ी ताकतें थीं और सब दुनिया को अपने रंग में रंगने में लगी हुई थीं। जी, ब्रिटेन का साम्राज्य तो खैर बहुत ही बड़ा था उस वक्त। हाँ, और दूसरी तरफ जर्मनी को देखें, वो बड़ी तेजी से एक औद्योगिक ताकत बन रहा था और फौजी ताकत भी। सही कहा। एक आंकड़ा है इन सूटों में कि 1910 तक आते आते जर्मनी का जो स्टील उत्पादन था वो ब्रिटेन से लगभग दुगना हो गया था। दोगुना? ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे मतलब। नहीं, ये बदलते हुए शक्ति संतुलन का साफ इशारा था। और कुछ लेखों में तो इसे सिर्फ होड़ नहीं कहा गया है। हाँ, कुछ इसे दौलत, जमीन और दबदबे के लिए एक अदृश्य जंग का नाम देते हैं। अदृश्य जंग? जी, मतलब ये नक्शों पर लकीरें खींचने से कहीं ज्यादा गहरी दुश्मनी थी और इसने माहौल में ना एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। और इसी माहौल में फिर वो गुट भी बनने लगे। हाँ, वो खेमेबाजी। यूरोप साफ तौर पर दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ट्रिपल अलायंस जिसे कहते हैं। जी। और दूसरी तरफ फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, वो ट्रिपल एंटेंट। कहने को तो मकसद था कि शक्ति संतुलन बना रहे। हाँ, कागजों पर तो यही था, बैलेंस ऑफ पावर। पर इन दस्तावेजों से तो लगता है कि असल में ये दुनिया को जंग के और करीब ले जा रहे थे। क्योंकि देखिए, जर्मनी का वो श्लीफन प्लान, हाँ, श्लीफन प्लान, वो इसी दौर में बना और वो बहुत बड़ा प्लान था। मकसद क्या था कि फ्रांस को एकदम बिजली की तेजी से हरा दो, ताकि फिर पूरी ताकत रूस के खिलाफ लगा सकें। हाँ, दो मोर्चों पर लड़ने से बचना था उन्हें। जी हाँ। तो तैयारी तो पूरी चल रही थी। और ये गुटबंदियां जो थीं, इन्होंने तनाव कम किया या बढ़ाया? बढ़ाया, निश्चित रूप से बढ़ाया। क्योंकि शक्ल ऐसा बन गया था कि अगर एक साथी देश पर हमला होता है तो बाकियों को भी लड़ाई में कूदना पड़ेगा। हाँ, तो ये संतुलन नहीं था, ये एक तरह से ऑटोमेटिक टकराव का सिस्टम बन गया था। एक छोटी सी भी चिंगारी वो पूरे यूरोप को जला सकती थी। और ये जो तनाव था, ये सिर्फ यूरोप में ही था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि ये तो पूरी दुनिया में फैल रहा था। अफ्रीका में, एशिया में। हाँ, वो उपनिवेश बनाने की होड़। जी, ब्रिटेन और फ्रांस ने तो अफ्रीका का बड़ा हिस्सा हथिया लिया था। और जर्मनी इस दौड़ में थोड़ा पीछे रह गया था। हाँ, वो देर से शामिल हुआ तो उसे हिस्से कम मिले और इससे उसमें काफी असंतोष था। वो दुनिया में अपनी जगह चाहता था। और उधर जो पुराने साम्राज्य थे, जैसे चीन, ईरान, ऑटोमन साम्राज्य, वो कमजोर पड़ रहे थे और यूरोपीय ताकतें उन्हें आपस में बांटने की फिराक में थी। तो ये जो दुनिया भर में खींचतान चल रही थी, हाँ, वो यूरोप की आपसी दुश्मनी को और हवा दे रही थी। संसाधनों पर कब्जा, दुनिया पर असर, इन सब के दौड़ ने जैसे दाव और ऊंचे कर दिए थे। पूरी दुनिया में एक तरह का असंतुलन, हाँ, बिल्कुल। एक बारूद के ढेर जैसा माहौल था जो यूरोप में सुलग रही आग को और भड़का रहा था। एक और चीज जो इन स्रोतों से पता चलती है, वो है उस समय के समाज और तकनीक में बदलाव। जी, वो भी बहुत अहम है। रेलवे लाइनें बिछ रही थीं, टेलीग्राफ आ गया था, संदेश भेजना आसान हो गया। लेकिन साथ ही फौजी तकनीक भी बदल रही थी। मशीन गनें, पनडुब्बियां। हाँ, युद्ध का चेहरा ही बदल रहा था। तलवारों की जगह अब मशीनें। सही कहा। और इसके साथ साथ एक और चीज हो रही थी। हर देश अपने लोगों में वो राष्ट्रवाद, देशभक्ति का जज्बा भर रहा था। मतलब स्कूल की किताबों से लेकर अखबारों तक। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक तौर पर एक तरह से जंग के लिए माहौल तैयार किया जा रहा था। तो युद्ध अब सिर्फ फौजियों का नहीं रहा। नहीं, अब वो पूरी इंडस्ट्री का खेल बन गया था। मशीनीकृत युद्ध। और तकनीक और राष्ट्रवाद का ये मेल बहुत खतरनाक साबित हुआ। इसने युद्ध को न सिर्फ मुमकिन बनाया, बल्कि कुछ लोगों की नजर में उसे जरूरी, यहाँ तक कि शान की बात बना दिया, जिसे हम सैन्यवाद कहते हैं, मिलिटरिज्म। हाँ, वही सोच वो समाज में काफी गहरी पैठ बना रही थी। तो जैसा कि इन सब दस्तावेजों से साफ है, 1914 से पहले दुनिया ऊपर से शायद शांत दिखे, पर अंदर ही अंदर एक तनाव भरी शांति थी। हाँ, सारी बड़ी ताकतें हथियारों से लैस थीं, तैयार बैठी थीं, बस एक बहाने का इंतजार था। और वो बहाना मिला 28 जून 1914 को,
जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या हुई। जी, वो हत्या बेशक वो तात्कालिक चिंगारी बनी जिसने पहले विश्व युद्ध की आग भड़का दी। लेकिन जमीन तो पहले से तैयार थी। बिल्कुल, सालों से तैयार हो रही थी वो आपसी दुश्मनी, वो गुटबंदियां, साम्राज्य फैलाने की होड़ और बढ़ती फौजी ताकत। इन सब ने मिलकर वो जमीन तैयार की थी। तो सोचने वाली बात ये है। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि क्या उस समय के नेताओं को, समाज को वाकई अंदाजा था कि जिस महान युद्ध की वो बात कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, वो कितना भयानक होगा? या वो बस पुरानी सोच में ही अटके थे? या शायद वो इस नए औद्योगिक युद्ध की असलियत को समझ ही नहीं पाए थे? ये एक बड़ा सवाल है। तो ये थी आज की बातचीत उन वजहों पर जिन्होंने दुनिया को पहले विश्व युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया था, जैसा हमें इन स्रोतों से पता चलता है। जी, उम्मीद है इससे उस दौर की उलझनों को समझने में कुछ मदद मिली होगी। यहीं पर हम आज की बातचीत खत्म करते हैं।